हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्ट इस पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आज हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो सारे टॉपिक छूट गया है उनको हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, देन उसके बाद मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड आपको याद होगा शायद जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था दोस्तों, एटम के सेंटर पे क्या होता था, एक न्यूक्लियस होता था, छोटा सा न्यूक्लियस होता था। ठीक है, एंड इस न्यूक्लियस पे क्या है दोस्तों, प्रोटॉन होता था एंड उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता था। ठीक है, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ P फॉर प्रोटॉन एंड आप यहाँ पे N फॉर न्यूट्रॉन मान लीजिएगा। ठीक है, तो P फॉर प्रोटॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन। तो ये दोनों पार्टिकल्स जो है दोस्तों इसमें रहता था, कहाँ पे, न्यूक्लियस पे। एंड ये जो पूरा एटम का मास है दोस्तों, ठीक है, ये पूरा एटम का जो मास है, इसके मास के ऑलमोस्ट कंप्लीट मास जो है दोस्तों इस न्यूक्लियस पे सेंटर्ड होता था। ठीक है, इस न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता था। ओके, एंड बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है दोस्तों उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं यहाँ पे। एंड जो एटम का पूरा मास है हम लोग मान लेते हैं इस न्यूक्लियस पे सेंटर्ड है। ओके, चलो अब एटॉमिक नंबर क्या है। अब एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, एटॉमिक नंबर है एक एटम के न्यूक्लियस पे जितने सारे प्रोटॉन होगा उसी नंबर को हम लोग कहते हैं दोस्तों एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे जितने सारे प्रोटॉन होगा उस नंबर को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब ये वाला अगर एटम लेंगे तो इसमें अगर मान लेते हैं प्रोटॉन कितना है दोस्तों, 10। ठीक है, 10 प्रोटॉन है यहाँ पे, न्यूट्रॉन कितना है वो हमें पता नहीं है। ओके, चलो इस एटम पे है 10 प्रोटॉन, तो इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा दोस्तों, एटॉमिक नंबर क्या होगा बोलिए, एटॉमिक नंबर होगा 10, मतलब Z इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होगा 10, क्योंकि कोई भी एटम अगर ग्राउंड स्टेट पे रहता है, ग्राउंड स्टेट, ओके, मतलब नॉर्मल स्टेट पे रहता है, तब वो क्या होता है दोस्तों, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आप बताएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसका, 0 होता है। ठीक है, ओके। एंड हमें पता है ये जो प्रोटॉन है दोस्तों, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, एंड न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। ठीक है, तो सेंटर पे मतलब न्यूक्लियस पे अगर प्रोटॉन है तो इसमें ये न्यूक्लियस का चार्ज क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, एंड न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, ये एटम इधर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा वही चार्ज हो जाएगा एटम का। ठीक है, तब हम इसे आयन कहेंगे, आयन। ओके, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एक एटम जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, ओके। चलो ये वाला कंसेप्ट याद रखिएगा कि एक एटम अपने ग्राउंड स्टेट पे मतलब न्यूट्रल कंडीशन पे प्रोटॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल होता है। ठीक है, ओके। तो देखो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। ठीक है, एक एटम पे
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसे हम लोग एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, ओके। तो एटॉमिक नंबर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, या फिर ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बस ये था एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट, ओके। एंड ये जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों, किसी भी एलिमेंट के लिए ये है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्या, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, ओके। अगर ये एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो वो एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। एक पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक पार्टिकुलर क्या होगा दोस्तों, एटॉमिक नंबर होगा। एक एलिमेंट एक एटॉमिक नंबर, ओके। दो एलिमेंट दो अलग अलग एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। दो अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक यूनिक नंबर है एक एलिमेंट का, ओके। चलो ये भी आप याद रखिएगा। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो आपको क्या क्या याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले तो ये वाला चीज आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, ओके, एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये वाला चीज आपको याद रखना है। देन उसके बाद आप याद रखिएगा ये वाला चीज कि एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एंड ये है और एक जो कि आपको याद रखना है, क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके लिए होता है, जब एक एटम ग्राउंड स्टेट पे होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मास नंबर पे, ओके। मास नंबर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग मास नंबर को जान लेते हैं। मास नंबर जिसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मास नंबर क्या है दोस्तों, देखो एक एटम के न्यूक्लियस पे जितने सारे प्रोटॉन होते हैं एंड जितने सारे न्यूट्रॉन होते हैं, तो इन दोनों नंबर्स को अगर हम सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जो नंबर हमें मिलता है वही है मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर क्या है दोस्तों, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो एक एटम के न्यूक्लियस पे जितना प्रोटॉन होता है एंड जितना न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो वो बन जाता है मास नंबर। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है दोस्तों, आप बिल्कुल ये लिख लीजिए, मास नंबर A इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। प्लस क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या है दोस्तों, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर मतलब ही तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख दिया एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही रखा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग A लगा देते हैं, A मतलब मास नंबर। एंड क्या होगा दोस्तों, A इज इक्वल टू Z, एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं, ये हमने थोड़ा पहले ही सीखा, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो लिखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, A माइनस Z,
ठीक है। तो ये हो गया नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। मास नंबर क्या है? मास नंबर है द सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ओके। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है दोस्तों? मास नंबर से अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड अब हम लोग बात करेंगे, ये जो प्रोटॉन है दोस्तों एंड न्यूट्रॉन है, इसको एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियंस, एक साथ हम लोग इसको न्यूक्लियंस कहते हैं, ओके। एक न्यूक्लियस पे जितने सारे प्रोटॉन होते हैं एंड जितने सारे न्यूट्रॉन होते हैं, इनको हम लोग एक साथ न्यूक्लियंस भी कहते हैं। तो मास नंबर इज इक्वल टू, आप ये भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ओके। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी आप कह सकते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं न्यूक्लियंस, ओके, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियंस, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज इक्वल टू मास नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, काफ़ी काम का चीज़ है। एंड आपको समझ में आ गया है कि एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम पे जितने सारे प्रोटॉन होगा वो है एटॉमिक नंबर। एंड मास नंबर क्या है दोस्तों? एक एटम पे जितने सारे प्रोटॉन होगा एंड जितने सारे न्यूट्रॉन होगा, दोनों को मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है मास नंबर। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ओके। चलो अब क्या है दोस्तों, अगर एक एटम पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर में कोई हेरफेर आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। पहले छोटा सा फैक्ट है, जान लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स को डिस्कस करेंगे, ओके। चलो अभी देखो, एक एटम है दोस्तों, ठीक है। एक एटम के सेंटर पे मान लेते हैं P है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर कितने हैं दोस्तों? 5 है, ठीक है। एंड एटम के चारों ओर अगर ऐसे 4 ही इलेक्ट्रॉन घूमे, ठीक है, 4, तो क्या है यहाँ पे? प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर से ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें इसका चार्ज क्या हो जाएगा? इस एटम का चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों? ये चार्ज हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए ये पूरा एटम का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, ओके। एंड जिसे हम लोग कहते हैं कैटायन, कैटायन, ठीक है, ओके। अगर एक एटम पे प्रोटॉन की नंबर ज़्यादा हो, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, तो उस एटम को हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों? कैटायन, क्योंकि वो चार्ज्ड एटम है, ओके, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। अगर यही केस होता है दोस्तों कि अभी देखते हैं सेकंड केस में क्या है दोस्तों? प्रोटॉन नंबर है 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है दोस्तों? 6 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर से ज़्यादा है, तो ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, जिसे हम लोग एनायन कहते हैं, एनायन, ओके। तो कैटायन क्या है दोस्तों? जब एक एटम पे प्रोटॉन की नंबर ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन के नंबर से, तो वो एटम बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसे हम कहते हैं क्या? कैटायन। एंड एनायन क्या है? अगर एक एटम पे इलेक्ट्रॉन का नंबर संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाता है प्रोटॉन संख्या से, तो वो एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, एंड जिसे हम लोग कहते हैं एनायन, ओके, एनायन, ठीक है ना। तो ये था फैक्ट। अभी हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे हेडिंग लगा लेता हूँ आइसोटोप्स का, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स को। ये हो गया आइसोटोप्स का हेडिंग। एंड ये आइसोटोप्स क्या है, किसे कहते हैं आइसोटोप्स, बिल्कुल समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज पे, ओके। तो देखो दोस्तों, आइसोटोप्स हम वो सभी एटम्स को कहेंगे जिन सभी एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन
उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। एंड हमने अभी अभी एटॉमिक नंबर को पढ़ा है एंड मास नंबर को पढ़ा है, तो दिक्कत नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा आइसोटोप्स हम किसे कहते हैं, वो सभी एटम्स को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, वो सभी परमाणु को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं जिन सभी परमाणु का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका आइसोटोप्स। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंडीशन क्या है, एटॉमिक नंबर इज सेम। ठीक है, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, बट मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, तो इन सभी एटम्स को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। एंड याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो एटॉमिक नंबर सेम रहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक ही एलिमेंट, मतलब आइसोटोप्स क्या होंगे, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स होंगे जिसका मास नंबर डिफरेंट होगा। एंड हमने डाल्टन थ्योरी में पढ़ा होगा शायद कि एक एलिमेंट के जितने सारे एटम्स होगा वो सभी एटम्स का प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगा। ठीक है ना, ये तो हमने डाल्टन थ्योरी में पढ़ा था। लेकिन आइसोटोप्स के केस में हम लोग देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट के एटम है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। एंड मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से क्या है दोस्तों, इसका प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। तो पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पहला ले लिया। एंड दूसरा क्या है दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन इसका मास नंबर क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है, तीसरा ले रहा हूँ एटम में जो कि इसका भी मास नंबर इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन इसका मास नंबर क्या है दोस्तों, 3 है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी एटम्स का क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, लेकिन इन सभी एटम्स का मास नंबर जो है डिफरेंट है। ठीक है, एंड जिसकी वजह से इन सभी एटम्स का प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो गया है। ओके, एंड यहाँ पे आपको जो ये वाला एटम दिख रहा है ये है रेडियो एक्टिव। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो ये था आइसोटोप्स का एग्जाम्पल। एंड इन सभी एटम्स का नाम है दोस्तों, ये आइसोटोप्स का नाम है। ठीक है, तो पहला जो है दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग प्रोटियम। ओके, प्रोटियम। ठीक है, एंड इसे कहते हैं हम लोग ड्यूटेरियम। ओके, ड्यूटेरियम, स्पेलिंग बिल्कुल इस तरह से है, ड्यूटेरियम। ठीक है, एंड ये जो तीसरा वाला है रेडियो एक्टिव वाला, इसे कहते हैं हम लोग ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम। ओके, इसको भी याद रखिएगा, ट्राइटियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जिसके आइसोटोप्स के नाम अलग अलग है, डिफरेंट है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जिसका आइसोटोप्स का नाम क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एंड हमारे नेचर पे एंड एक और फैक्ट है दोस्तों, नेचर पे सबसे ज़्यादा पोलोनियम, ये जो एलिमेंट है पोलोनियम, ठीक है, इस एलिमेंट का आइसोटोप सबसे ज़्यादा है। नंबर ऑफ आइसोटोप्स किस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा है, पोलोनियम के। ठीक है, एंड एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ जिसका आइसोटोप्स का नाम अलग अलग है, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा हाइड्रोजन। सिंपली आप हाइड्रोजन लिख दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स है उसके नाम अलग अलग है। पहला तो प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम एंड तीसरा है टाइट्रियम। ठीक है, तो ये था आइसोटोप का कंसेप्ट। ओके, देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स, ये जो टर्म्स है दोस्तों, छोटे छोटे टर्म्स है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, तो सबके पहले आइसो लगने वाला है क्योंकि कुछ ना कुछ तो सेम है। चलो अब हम लोग इसको मैं इतना ही इरेज करता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे टोन्स लगा देता हूँ। ओके, टोन्स, ये हो गया आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइसोटोन्स देखो दोस्तों, वो सभी एटम्स को कहते हैं आइसोटोन्स जिन सभी एटम्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट
एलिमेंट, ठीक है, हुज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। ठीक है दोस्तों, ये जो आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स में वो सभी एटम्स आते हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूटन जो होते हैं दोस्तों वो इक्वल होता है। सिर्फ नंबर ऑफ न्यूटन्स यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूटन्स जो होगा वो इक्वल होगा। ऐसे एटम्स को हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। कि याद रखिएगा, टोन्स में हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स अगर इक्वल होता है तो वो होता है आइसोटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। कार्बन का ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का देखो, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास नंबर है 13। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आएगा दोस्तों, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 है एंड मास नंबर है 13। तो यहाँ पे न्यूटन्स नंबर कितना होगा दोस्तों, मैंने लिखाया, ओके, थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखाया कि नंबर ऑफ न्यूटन्स कैसे निकाला जाता है। मास नंबर से मतलब ए से जेड को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूटन्स। तो यहाँ पे 13 माइनस 6 कर देते हैं तो 7 मिल जाता है, ओके। तो ये एक एग्जांपल है एंड इसका आइसोटोन्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोजन का देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 एंड मास नंबर है 14। तो इन दोनों एटम को आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। ये है डिफरेंट एलिमेंट के एटम, ये है कार्बन का एटम एंड ये है नाइट्रोजन का एटम। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, 6 है, यहाँ पे 7 है। मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन क्या है दोस्तों, इसके भी अगर हम लोग निकालते हैं न्यूटन नंबर तो यहाँ पे हो जाता है 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ न्यूटन जो है दोस्तों वो है 7, ओके, वो है 7, ठीक है, वो है 7। दोनों ही एटम के नंबर ऑफ न्यूटन है 7, ओके, एंड नंबर ऑफ न्यूटन है सेम, इसीलिए इन दोनों एटम को हम लोग कहेंगे आइसोटोन्स, ओके। ये हो गया आइसोटोन्स एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोबार्स के बारे में, ठीक है। आइसोबार्स, चलो, बिल्कुल सिंपल है, याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, बिल्कुल। आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूटन्स इक्वल होगा। आइसोटोप्स में क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर इक्वल होगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे बार्स, आइसोबार्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मास नंबर इज सेम, ओके। ये वो सभी एटम है जो सभी एटम का मास नंबर जो है दोस्तों वो सेम है, ठीक है। एंड एटम, ये सारे एटम डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, ओके, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं आइसोबार्स, मास नंबर भी इक्वल है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आया आइसोबार्स क्या है दोस्तों। आइसोबार्स वो सभी एटम्स है जिन सभी एटम्स का जो मास नंबर होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर जो होगा दोस्तों वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट एलिमेंट के एटम होगा, लेकिन नंबर ऑफ मास मतलब मास नंबर इक्वल होगा, ओके। चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आर्गन, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया आर्गन एंड कैल्शियम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम, आर्गन का है एटॉमिक नंबर 18 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है, ओके। एंड जो मास नंबर होगा वो इक्वल होगा एंड दोनों के लिए मास नंबर क्या है दोस्तों 40 है, ठीक है ना। तो इन दोनों एटम को देख सकते हैं आप, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है डिफरेंट, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20, लेकिन मास नंबर क्या है दोस्तों, मास नंबर है इक्वल, ठीक है, सेम। तो इन दोनों एटम को हम कह सकते हैं आइसोबार्स। एंड एक और बात, ये दोनों एटम डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, ठीक है ना। तो ये वाला भी आप कह सकते हैं, बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। ये पूरा लाइन आप याद रखिएगा। आइसोबार्स के लिए मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम, जिन सभी एटम्स का मास नंबर इक्वल है उन सभी एटम्स को हम कहेंगे आइसोबार्स। एंड इसके बाद हम लोग जो देखेंगे दोस्तों, ओके, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता चल गया है कि आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे।
आइसो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, ये वो सभी एटम या फिर मोलिक्यूल्स है जिन सभी मोलिक्यूल्स या फिर एटम का जो इलेक्ट्रॉन नंबर है दोस्तों वो इक्वल है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल होता है तो वो सभी एटम्स को या फिर मोलिक्यूल्स को हम कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं आयन वाला एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आयन वाला एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है। आयन वाला एग्जांपल जैसे कि आप सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 एल्युमिनियम प्लस 3, ठीक है। जैसे आप सोडियम प्लस का ले सकते हैं एंड मैग्नीशियम प्लस 2, ठीक है, एंड एल्युमिनियम प्लस 3। तो ये जो कैटायन है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे 3 कैटायन लिया है। तीनों कैटायन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों वो इक्वल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, 12 एंड ये हो गया 13, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 है एंड यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, मैग्नीशियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन है 12 एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ के +2 का चार्ज, +2 लिखने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है ना। एंड +3 का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रोटॉन ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे अगर 12 प्रोटॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा एंड यहाँ पे 13 से 3 माइनस कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो 10 होगा, ठीक है। तो इन तीनों आयन के लिए देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों सेम है, तो इन तीनों को हम लोग कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पे मैं कुछ मोलिक्यूल्स ले रहा हूँ, जैसे कि आप मीथेन को ले लीजिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मीथेन को ले लेते हैं, ठीक है। एंड मीथेन के बाद आप एमोनिया को ले सकते हैं, NH3 एंड H2O, ठीक है। तो ये तीनों जो मोलिक्यूल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पहले तो मैंने मीथेन का एक मोलिक्यूल ले लिया एंड NH3 का मोलिक्यूल ले लिया एंड पानी का, वाटर का मोलिक्यूल मैंने ले लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 6 है एंड हाइड्रोजन 4 के लिए आपका 4 होगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 हाइड्रोजन 10, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो N के नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होगा। एंड हाइड्रोजन का तो हमें पता है 1, तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो रहा है। एंड यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का है 8 एंड 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 10 होगा। तो ये तीनों को भी हम कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बात समझ में आया, आइसो इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग वो सभी एटम को या फिर वो सभी मोलिक्यूल्स को आइसो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, ठीक है। तो ये है आइसो इलेक्ट्रॉन। एंड एक और जो रह गया है वो है आइसो डायाफास, ठीक है। आइसो डायाफास बिल्कुल सिंपल सा है, आइसो डायाफास, ओके। आइसो डायाफास, ओके, आइसो डायाफास। तो दोस्तों आइसो डायाफास हम वो सभी एटम्स को कहते हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, लेकिन उन सभी एटम पे जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, तो उन सभी एटम को हम कहते हैं आइसो डायाफास। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एटम्स of different elements, okay, in which the difference between number of neutrons, ठीक है, and number of protons are same। मतलब ये वो सभी एटम्स है जिन पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है। तो एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 एटम ले रहा हूँ, 2 अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ले लिया प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 94, ठीक है, एंड मास नंबर कितना है दोस्तों, 239,
ठीक है। एंड दूसरा एटम ले रहा हूँ यहाँ पे यूरेनियम का, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 92 एंड इसका मास नंबर कितना है दोस्तों 235, ठीक है। ओके, तो ये 2 एटम में ले रहा हूँ, ओके ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों नंबर ऑफ न्यूटन कितना होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे कितना होगा देखो, 9 से 4 चला गया तो हो गया 5 एंड 23 से 9 चला गया तो 15, 155, ओके। एंड अगर यहाँ पे इस एटम के लिए अगर न्यूटन नंबर निकालेंगे तो 235 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 92, ये कितना हो जाएगा, 5 से 2 जाता है तो 3 मतलब 153, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप निकालिए डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूटन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे क्या होगा 155 माइनस 94 कीजिए। एंड यहाँ पे अगर इस डिफरेंस को आप निकाल रहे हैं तो 153 माइनस 92 कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एंड 15 से 9 अगर चला गया तो 61 एंड 5 से 4 गया तो 1 एंड 15 से 9 गया तो 61। तो आप देख सकते हैं इन दोनों एटम के लिए जो डिफरेंस है न्यूटन एंड प्रोटॉन के बीच वो है 61, ठीक है, दोनों के लिए है 61। तो ये दोनों एटम को हम कह सकते हैं आइसोडायाफर्स, ठीक है ना दोस्तों। ये था आइसोडायाफर्स का कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ओके। आपके सिलेबस में है आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉन भी नहीं था तो फिर भी मैंने करा दिया आपके नॉलेज के लिए। चलो अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 से 36 एटॉमिक नंबर वाले सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, ओके दोस्तों। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ लॉस है, ठीक है। एंड ये सारे लॉस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर ये सारे प्रिंसिपल्स हमें नहीं पता है, इन सारे प्रिंसिपल्स को हम नहीं फॉलो करते हैं एंड किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा गलत, ठीक है। एंड जिसके लिए हमें ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है एंड ये सारे प्रिंसिपल को हमें पहले समझना है, ठीक है। एंड देखने वाली बात ये है दोस्तों कि ये सारे प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हमें जानना होगा क्वांटम नंबर्स के बारे में। एंड आप में से जो सभी दोस्त क्वांटम नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो उन सभी दोस्तों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा दोस्तों। एंड इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने क्वांटम नंबर वाले क्लास नहीं देखा होगा हमारा तो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा इस वीडियो का एंड वहाँ पे मैंने एक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट दिया है तो उस प्लेलिस्ट में एंटर कीजिएगा एंड क्वांटम नंबर वाले वीडियो को आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर क्वांटम नंबर आपका क्लियर हो जाता है तो आप ये सारे प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। एंड वैसे भी आज हम लोग इस क्लास में ये सारे प्रिंसिपल को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट करेंगे तब जाके ये सभी प्रिंसिपल्स को हम फिर से याद कर लेंगे, ठीक है। एंड वहाँ पे हम लोग इस प्रिंसिपल्स को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं वो सभी प्रिंसिपल्स क्या है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो है पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ओके। पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल तो लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ओके। ये हो गया पहला प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या कह रहा है ये वाला प्रिंसिपल, देखो दोस्तों, किसी भी एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन का सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। 3 तक मैच कर सकता है लेकिन 4 नंबर मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स एक नहीं होगा। जैसे कि एक गांव में है, ठीक है, एक गांव में 2 इंसान है, 2 इंसान का नाम एंड उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फादर नेम, मदर नेम, ग्रैंड फादर नेम, ये सारे चीज़ें सेम नहीं हो सकता है। उसका नाम सेम हो सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, ठीक है। फादर नेम मदर नेम तो अलग होगा ही। अगर वो भी सेम होता है तो ग्रैंड फादर नेम या फिर ग्रैंड मदर नेम का नाम तो अलग होगा ही ना। तो ऐसे ही ये प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है।
ओके, सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है। हमें 4 क्वांटम नंबर के बारे में पता है, N, L, M एंड S। ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड ये वाला है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड ये वाला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए N, L, M तक ये तीनों मैच कर सकता है, लेकिन S वाला कभी मैच नहीं करेगा, ठीक है। ये तीनों ही मैच कर सकता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीनों ही सेम हो सकता है, लेकिन S जो होगा दोस्तों, एक के लिए प्लस हाफ होगा तो दूसरे के लिए माइनस हाफ होगा डेफिनेटली, ठीक है। एंड पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल यही हमें बताता है एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का सारे क्वांटम नंबर, मतलब क्वांटम नंबर सेट कभी भी सेम नहीं हो सकता है। 3 क्वांटम नंबर मैच कर जाए, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर कभी नहीं मैच करेगा। ओके, ये था पहला प्रिंसिपल, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एंड आज का क्लास का PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन पे आपका जो लिंक मिलेगा PDF का, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड PDF डाउनलोड कीजिएगा एंड PDF से अपना नोट बनाइएगा, ठीक है। बिल्कुल इंग्लिश पे होगा PDF, पूरा PDF इंग्लिश पे होगा, ओके। एंड मैं यहाँ पे कोई भी हिंदी यूज़ करने नहीं वाला हूँ, ठीक है। चलो, दूसरा जो प्रिंसिपल है दोस्तों, उसको समझ लेते हैं, आउ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। आउ-बाउ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है इसको भी समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, एक के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा एटम पे, कैसे कंस्ट्रक्ट होगा पूरा इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, ओके। क्योंकि आउ-बाउ का मतलब है दोस्तों बिल्ड करना, ठीक है, बिल्ड या फिर कंस्ट्रक्ट। तैयार करना, ओके। तो ये वाला प्रिंसिपल हमें बताता है कि हम लोग कैसे जो है इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक लाएंगे, कैसे लाएंगे एंड कैसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग तैयार करेंगे, ओके। चलो, तो ये वाला प्रिंसिपल हमें बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, सबसे पहले तो आएगा लोअर एनर्जी वाले लेवल के ऑर्बिटल्स पे, ठीक है। देन उसके बाद हायर एनर्जी पे धीरे धीरे जाएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन्स फील होगा कुछ इस तरह से कि सबसे पहले लोअर एनर्जी, देन उसके बाद थोड़ा हायर, थोड़ा हायर, थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ये जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये हो गया न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट मान लेते हैं, ये है तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। यानी ये सभी ऑर्बिट पे क्या है दोस्तों, सब सेल है, सब ऑर्बिट है, ठीक है। एंड सभी सब ऑर्बिट पे क्या होगा कि ऑर्बिटल्स है। ये आपको तब पता चल जाएगा जब आप क्वांटम नंबर के बारे में एकदम कम्प्लीटली जानते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटम नंबर्स में हमने ये सभी डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों, इस ऑर्बिट पे, मतलब इस ऑर्बिट पे जितने सारे सब सेल, सॉरी जो ऑर्बिटल्स है, पहले तो इस ऑर्बिटल पे आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाले ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम है एंड जितना दूर जाएगा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसके बाद एनर्जी किसका है, इसका है, इससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा इसका है एंड इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑर्बिट को फिल कर देगा, मतलब भरा देगा, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घुसेगा, इस वाले ऑर्बिट में जितने सब ऑर्बिट है एंड सब ऑर्बिट में जितने सारे सब सेल है, ठीक है। तो उन सभी सब सेल पे घुसेगा एंड ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले तो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पे घुसेगा, देन उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे घुसेगा। बिल्कुल इस तरह से देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इस प्रिंसिपल से मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आ गया पहले ऑर्बिट पे कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देन सेकंड n इजिकल टू 1, यहाँ पे n इजिकल टू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2s 2p, ठीक है। एंड n इजिकल टू थर्ड ऑर्बिट पे अगर देखेंगे तो 3s 3p 3d एंड फोर्थ ऑर्बिट पे अगर देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल्स है, 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है।
एंड फिफ्थ ऑर्बिट पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है, देखो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 5s 5p एंड 5d तक ले रहे हैं, ठीक है। और भी है लेकिन बस इतना ही लेते हैं, ओके। तो इसका एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है दोस्तों, सबसे कम है इसका, तो पहले तो इसमें घुसेगा। एंड हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर ये फिल हो गया है तो क्या करेगा दोस्तों, ये उसके हायर एनर्जी वाले पे चले जाएगा जो कि है 2s, ठीक है। देन उसके बाद 2s पे एंटर करेगा, ठीक है, ओके। तो 2s में कितना हो सकता है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। एंड 2s से हायर एनर्जी किसका है, 2p का है, ठीक है। तो 2p में आएगा ये 2p को फॉलो करते हुए वो 3s पे चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2p से ज़्यादा एनर्जी किसका है, 3s का है। बिल्कुल इस तरह से आएगा, ओके। देन 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5s, ओके, 4f 5d, ओके। नीचे और भी है, इधर भी है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिएगा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का वो इस तरह से है, ओके। बिल्कुल इसको अगर एक ही लीनियरली लिखते हैं, एक ही लाइन पे लिखने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। सबसे कम किसका है, चलो ब्लैक से लिखते हैं, ओके। 1s का सबसे कम है एनर्जी, देन उसके बाद 2s का है, देन 2p 3s, ठीक है, सॉरी 3s एंड 2p के बाद 3p आएगा। 3p के बाद क्या आता है दोस्तों, 4s आता है। 4s से एनर्जी ज़्यादा है 3d का, ठीक है। 3d से ज़्यादा क्या है दोस्तों, 4p का है एनर्जी। एंड 4p से ज़्यादा है 5s का, 5s से ज़्यादा है, इस तरह से जाता है, ठीक है दोस्तों। एनर्जी इंक्रीज हो रहा है इस तरह से। सबसे कम इसका है, पहले इस ऑर्बिटल को फुल करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑर्बिटल में घुसेगा, ठीक है। ये ऑर्बिटल अगर फुल हो जाता है देन इसके बाद ये वाले ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ठीक है ना। ये भी ऑर्बिटल अगर फुल हो जाता है तो ये वाले ऑर्बिटल पे, देन ये वाले, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ये हमें बताता है अबाउ प्रिंसिपल, ओके। चलो, एंड तीसरा जो प्रिंसिपल है दोस्तों, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, यानी ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन ये सभी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट कर देंगे, ओके। चलो 3 नंबर प्रिंसिपल जो है दोस्तों, हुन्स, चलो इसको सिंपल लिखते हैं, हुन्स रूल, ओके। हुन्स रूल याद रखिएगा, हुन्स रूल। एंड पूरा लिखना चाहते हैं, हुन्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी, ओके। चलो, एंड ये वाला रूल हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन जोड़ होने के सिस्टम है, ठीक है, तो वो कैसे होगा। तो मान लेते हैं हम ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 1s पे कितना ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल है। 2s पे कितना, 1 ऑर्बिटल है। एंड इसके बाद 2p पे एंटर करता है इलेक्ट्रॉन, तो 2p पे कितना है दोस्तों, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। एंड 2p के बाद आता है 3s में कितने ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल है। एंड इसके बाद चले जाते हैं 3p पे कितना है दोस्तों, 3 ऑर्बिटल है, ओके। तो बिल्कुल इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे कम इसका, देन इसका, ओके। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोग जा रहे हैं। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें ये बताता है सभी ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर होगा, ठीक है, पेयरिंग कैसे करेगा, कैसे फिल होगा, ठीक है ना। अबाउ से तो हमें ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन इसके बाद इसमें आएगा, इसके बाद इसमें आएगा, इसके बाद इसमें आएगा, ठीक है ना। एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें ये बताता है कि ये ऑर्बिटल में जब घुसेगा इलेक्ट्रॉन तब पेयरिंग कैसे होगा। पेयर मतलब जानते हैं ना, जोड़ होना, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसेगा, पहले तो ये वाला फिल करेगा, ठीक है, देन ये पेयर होगा, ओके। देन ये तो फिल हो चुका है, अब इसमें चले जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पहले इस तरह से सिंगल आएगा, देन उसके बाद यहाँ पे होगा।
लेकिन देखने वाली चीज़ यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या है दोस्तों, सेम है। ये सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम है, तो यहाँ पे कैसे घुसेगा, ऐसे नहीं कि पहले इसमें घुसा फिर ये पेयर हो गया, फिर इसमें ऐसे घुसा फिर पेयर हो गया, फिर ऐसे घुसा फिर ऐसे पेयर हो गया, ऐसे नहीं घुसने वाला, ठीक है। फिल कैसे होगा ये बताता है हमें हुन्स रूल, ठीक है। सबसे पहले एक ही सबसेल के अंदर, ये 2p सबसेल के अंदर जितने सारे ऑर्बिटल है, सबसे पहले तो ये सिंगली घुस जाएगा सारे ऑर्बिटल्स पे, ठीक है। देन उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है, ओके, तो ये पेयरिंग होना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड ये पूरा फिल हो गया। देन इसके बाद इसमें चले जाएगा, ठीक है। पहले ये यहाँ पे घुसेगा, ठीक है, ओके। एंड इसको पेयर ना करते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं घुसेगा, पहले इसको पेयर कर देगा, ओके। देन 3p में चले जाएंगे। 3p में भी वैसा ही रूल है। पहले तो ये एक सबसेल का सारे ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल का है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके घुसेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो इसके बाद पेयरिंग होगा, ठीक है ना, ओके। तो ये तीनों रूल आपको फॉलो करना है, ओके। ये तीनों रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, तो बिल्कुल देखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एंड ये तीनों प्रिंसिपल हम लोग फिर से समझेंगे, ठीक है। अगर आप आज नहीं समझ पाए हैं या फिर थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा डाउट हो गया है, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारे डाउट्स जो है दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर देंगे, क्योंकि और भी हम लोग डीप में जाएंगे इसका, ओके। आज मैंने सिर्फ सिंपली बताया इसको, ओके। तो दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे SBTEN उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक बोर्ड के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड SBT का तो चल रहा है, बिहार बोर्ड के लिए तो चल रहा है ना, ठीक है। एंड क्या है दोस्तों, बिहार बोर्ड के लिए थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का क्लासेस भी चलेगा, वो थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है ना, अगस्त के आखिर तक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट होगा, ओके। चलो तो शेयर कीजिएगा एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।